अभय जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ा है, रिसर्च भी की है और ये भी अपना थोड़ा परिचय देते हुए अपनी बात को रखेंगे। अभय जी शुरू कीजिए। जी आचार्य जी नमस्ते। और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्ते। मैं एक्चुअली 16-17 साल के एज में ही जब मैं रजनीश कृष्णमूर्ति ये सबको पढ़ना शुरू किया तो पता नहीं अंदर से कुछ हुआ कि यार मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो जी अब आत्मा ऐसी चीज है कि अब ये सबके अंदर आत्मा है, जैसा कि अध्यात्म कहता है भाई सबके अंदर आत्मा है। तो मेरा जी सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप से हुआ कि भाई सबके अंदर आत्मा है तो मैं अपने आत्मा को मैं भी अनुभव करूंगा। ठीक है। अब जैसे ओशो जी अनुभव कर रहे हैं, रजनी कृष्णमूर्ति अनुभव कर रहे हैं, चाहे कृष्ण और गौतम बुद्ध अनुभव कर रहे हैं, कबीर दास जो कि एक मतलब अनपढ़ इंसान जिनको मसीह कागज छुओ नहीं बोलते हैं, तो वे जब अनुभव कर सकते हैं अपनी आत्मा को या परमात्मा को, जिसके बारे में जी हमारा धर्म दर्शन अध्यात्म इनकी बातें करता है, तो मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। तो मैंने भी पढ़ना और अपने अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट करना, अपने अंदर अनुभव करना, अपने माइंड को, अपने अंदर की शांति को, ये सब शुरू किया। और जी फिर मुझे अंदर से इतनी इच्छा हुई कि जैसे सभी लोगों ने, इन लोगों ने जैसे अपने विचार शेयर किए, उस तरीके से मैं भी अपना विचार भाई शेयर करता हूँ। और उस सिलसिले जी में मैंने 4 किताबें लिखा, जिसमें पहली पुस्तक का नाम था खुद फैसला करो दोस्त, फिर हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल, फिर यस वी कैन चेंज इंडिया फॉर टोटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा। एक किताब मेरे सामने भी है, ये हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल। तो इस तरीके जी से मैं अपने अनुभव को इन पुस्तकों में शेयर किया। और उसके जैसा कि मैं एक किताब में बेंजीन मॉलिक्यूल से, मेरे सामने पीछे बोर्ड में भी मैं एक बेंजीन मॉलिक्यूल बनाया हूँ, और आपके दर्शकों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ एक अपने ब्लैंकेट पे ऐसा बना के भी रखा हूँ, ताकि कुछ एक्सप्लेन करना हो तो करूंगा। तो मैंने, जी जैसा कि आप देख रहे हैं, बेंजीन मॉलिक्यूल को मैं, इसके एक एटम को मैं माइंड से, ब्रेन से कंपेयर किया हूँ, और इसके बेंजीन रिंग को जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको सोल से कंपेयर किया हूँ। और बाकी ये सब जो ऑर्गन्स है, जैसे कि ये दोनों ऊपर हाथ हो गए, नीचे 2 पैर हो गए, ये हमारा नीचे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये जो कार्बन एटम्स है 6 कॉर्नर पे, ये सबको किडनी, लीवर, ये सबसे हार्ट, ये सबसे कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली एक ये बोलते हैं ना कि एक सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करने के लिए ह्यूमन बॉडी का जो माइंड और सोल का जो रिलेशनशिप है, उसको समझने के लिए मैंने इस तरीके से कंपेयर किया। और इसका सच पूछे तो इसका जो आइडिया है वो मुझे, जब मैं खुद आईआईटी की तैयारी कर रहा था, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, जब मैं खुद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहा था, उसी समय कुछ आइडिया ये सब आने लगे। क्योंकि उसी जी समय मैं स्पिरिचुअलिटी की भी किताबें पढ़ रहा था। तो फिजिक्स और मैथ केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, उसके आइडियाज, मतलब साइंस के भी आइडिया चल रहे हैं, इधर स्पिरिचुअलिटी के भी आइडिया चल रहे हैं। तो दोनों आइडिया मिलके खिचड़ी बना, और वो खिचड़ी इस कॉन्सेप्ट के रूप में आया, जिसको मैंने अपने क्या पुस्तक में भी लिखा हूँ। हाँ जी जी। तो इस तरीके से मेरा जर्नी शुरू हुआ। फिर लिखने के बाद यूट्यूब पे भी आ गया चेंज इंडिया के नाम से। चेंज इंडिया का बेसिक पर्पस सच पूछिए तो मेरा एक टैग लाइन है कि भूख से लेकर भगवान तक जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सभी प्रॉब्लम्स के बारे में मैं जागरूकता फैलाना चाहता हूँ, एक दोस्त के नाते। मैं कोई गुरु और बाबा, कोई आचार्य नहीं हूँ, मेरे नाम के नीचे हमेशा दोस्त लिखा रहता है। तो मैं एक दोस्त के जी नाते किसी से भी ओपनली बात करता हूँ, प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो ये मेरा पर्पस है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, जो कुछ भी समस्याएं हैं, रिश्ते नाते में समस्याएं, गड़बड़ियां, हर एक चीज के बारे में मैं अपने चैनल चेंज इंडिया पर बातचीत करता हूँ। तो भूख से लेकर भगवान तक कुछ भी प्रश्न आप पूछ सकते हो, और मैं अपना बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के आधार पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जी, मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ। बाकी आप प्रश्न पूछिए। ये जो आपने संबंध किया है आत्मा का साइंस के साथ, अध्यात्म का, इसको थोड़ा सा बता दें जी। हमें कि ये आपने आपस में इसको जोड़ा कैसे है, हम क्या करें इसमें, हमारे लिए क्या काम आएगा, वो चीज बताएं। हाँ, इसको सर मैं ऐसे जोड़ा हूँ कि देखिए, हमारा बॉडी भी लगभग इसी तरह का एक
एक मास है और इस मास के अंदर में एनर्जी है। तो ये जो एटम्स हैं इनको मैं मास के रूप में देख रहा हूँ, ठीक है। और इसके जो एक्चुअली एटम्स के अंदर भी एनर्जी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मास है। तो एटम्स के अंदर भी एनर्जी है, हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी है। ये जो मैं हाथ दिखा रहा हूँ, अपना पूरा शरीर दिखा रहा हूँ, ये पूरा शरीर का एक एक सेल एटम से बना हुआ है। ये सब हम जानते हैं, जो भी साइंस पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जानते हैं। तो हर एक पार्ट में, हर एक सेल में एनर्जी है, हर एक सेल एटम से बना हुआ है। तो इस बॉडी के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को मैं जैसा कि अध्यात्म की किताबें भी मैंने जो पढ़ी, तो वहां पे मुझे ये बताया गया कि जो हम अपने अंदर जो शांति अनुभव करते हैं, वही शांति हमारी आत्मा है। मतलब हमारी आत्मा का जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो शांति है, इनर पीसफुलनेस है, या साक्षी भाव है, वाचफुलनेस, इस तरीके का शब्द आप देखेंगे अध्यात्म में प्रयोग करते हुए। तो उसी शांति को मुझे लगा इस बेंजीन मॉलिक्यूल से बहुत ही क्लियरली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के अंदर भी स्पेस है, शांति है। और जब हम इस माइंड में जो कि हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के, चाहे वो खुशी और गम के विचार हों, चाहे कोई परेशानी हो, चाहे कोई अच्छा मोमेंट हो, हैप्पीनेस का हो, चाहे शौरों का, इसी तरह के मोमेंट चलते रहते हैं, या कुछ प्लानिंग चलते रहता है, कुछ ड्रीम चलते रहते, कुछ डिजायर चलते रहे, और हमारे माइंड में तो और कुछ चलता नहीं है। चाहे वो पैसा का हो, पावर का हो, प्रेस्टीज का हो, कुछ रिलेशनशिप में अप डाउन हुए हैं वो सब हो, तो ये सब चलते रहते हैं। या शेयर मार्केट में हम इंटरेस्टेड हो तो वो सब चलते रहेंगे। तो जो कुछ भी हमारे ब्रेन में चलता है उसको एक यहाँ पर जो एटम है, ऊपर का एटम, इस एटम से रिप्रेजेंट किया हूँ कि ये हमारा ब्रेन है। और इस ब्रेन में जो भी एनर्जी मूवमेंट हो रहा है, देखिए इस ब्रेन में एक्चुअली नॉट ओनली ऑडियो वीडियो और माइंड और थिंकिंग चल रहा है, बल्कि उसके अलावा इस ब्रेन के थ्रू हमारा पूरा बॉडी का भी कंट्रोलिंग चल रहा है। मतलब बायोलॉजिकल जो भी एक्टिविटी है वो भी एक्टिविटी का कंट्रोलिंग यहाँ से चल रहा है। लेकिन मेरा इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो हमारे बॉडी में जो कुछ भी एक्टिविटी चल रहा है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो हमारे ब्रेन में जो कुछ भी थिंकिंग चल रहा है, वो सब भी, वो सबको बेसिकली मैं कहता हूँ हमारा सोल, ये जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग कंट्रोल करता है। इस बेंजीन रिंग का भी एक पार्ट है या हमारा माइंड। मतलब हमारे ब्रेन में जो कुछ भी थिंकिंग चल रहा है, वो थिंकिंग भी हमारे सोल का एक पार्ट में चल रहा है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बेसिक जो कंट्रोलर है वो हमारा सोल है, ना कि हमारा ब्रेन है या माइंड है। तो इस तरीके से मैं इस मॉलिक्यूल को हमारे बॉडी के रूप में देखता हूँ। जी, आप भी एक आचार्य हैं, आपको भी इस चीज का अनुभव हुआ होगा, तो आप भी इस बारे में कमेंट कर सकते हैं कि मैं अगर कुछ गलत बातचीत कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, तो आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। जी आचार्य जी। जी, और कुछ या यहीं तक कहना था? आपको और कुछ भी इसके बारे में बताना हो और गहराई से कि ये आपने बताया है, ये हमारे मेडिटेशन में क्या काम करेगा, हम क्या सोच के पहुंचे वहां पे? हाँ, वेरी गुड। मेडिटेशन में आप भी बैठते होंगे। मेडिटेशन में होता क्या है कि हम बेसिकली थॉटलेस होने की कोशिश करते हैं। मेडिटेशन में हम अपने थिंकिंग को देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मेडिटेशन में जैसे गौतम बुद्धा ने जो टेक्निक बताया है, वो बोलते हैं आप अपने श्वासों पर ध्यान दो, श्वास जो आ रही है जा रही है। तो वो श्वास पे आने जाने को देखने का बेसिकली पर्पस ये है कि आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है, आपका ध्यान वहां से हट के आपके सांसों, और सांस पर जब जाएगा तो सांस में कोई थिंकिंग नहीं है। सांस एक हवा है जो नाक से जा रही है और नाक से बाहर निकल रही है। तो गौतम बुद्धा एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो ध्यान है थिंकिंग से, यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है, ऑडियो वीडियो क्लिप्स या ऑडियो वीडियो फॉर्म में कुछ एनर्जी जो मूवमेंट हो रहा है, उस एनर्जी से आपका ध्यान हटकर यहाँ नाक के थ्रू जो हवा आ रही है जा रही है वहां पे चला जाए। या कोई कहता है कि कोई दीपक पे ध्यान दो, या आंखें बंद करके कोई बोलता है दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उस पर उसको देखो। तो ये देखने वाला कौन है? ये देखने वाला मैं कहता हूँ ये बेंजीन रिंग है, ये हमारा शोल है। इसी को मैं शोल कर, जो हमारे अंदर वाचर है, जो देखने वाला है, जो साक्षी भाव है,
वो साक्षी भाव हमारा सोल है। तो मेडिटेशन की अवस्था में हम धीरे धीरे ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जब हमारा ब्रेन में जो थिंकिंग है, जो ऑडियो और वीडियो के रूप में चलते रहता है, वो धीरे धीरे शांत हो जाता है, शून्य हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जिसके लिए अध्यात्म में नो माइंड स्टेट बोला जाता है, थिंकिंग लेस स्टेट बोला जाता है। तो उस स्टेट में हम जब चले जाते हैं तो वही स्टेट हो जाता है मेडिटेशन या ध्यान की अवस्था। या उस अवस्था में अगर बहुत ज्यादा देर तक आप बैठते हैं, लाइक आधा घंटा बैठ गए या 1 घंटा बैठ गए, तो मैं उस अवस्था को समाधि की अवस्था कहते हैं, जिस अवस्था में आप अपने अंदर एक पूरे यूनिवर्स के साथ, मतलब आपके चारों तरफ जो कुछ भी है, उस शांति के साथ आप एक एकत्व के भावना फील करते हैं, एक इंटीग्रेशन का भावना फील करते हैं। उस इंटीग्रेशन के लिए हिंदी में वननेस, इंग्लिश में वननेस शब्द है, हिंदी में आई थिंक एकत्व में शब्द दे रहा हूँ। तो इस तरह का आपके अंदर एक फीलिंग आता है समाधि की अवस्था में। और उस अवस्था में बैठने से ये भी मैं कहूंगा कि आपके अंदर एक नेचुरल अवेयरनेस आता है, एक नेचुरल समझ आता है, एक आपके लाइफ में एक स्थिरता आती है, एक सेंसिबिलिटी आती है। मतलब एक आप अपने लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। उस अवस्था में जाने के बाद आपके अंदर जो समझदारी पैदा होती है, उस समझदारी का ऐसा प्रभाव होता है कि आप फिर किसी के साथ झूठ बोलना आपको अच्छा नहीं लगेगा, किसी के साथ कुछ गलत करना अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी। जैसे कि ये लोग जो गौतम बुद्ध हुए, चाहे और भी जो व्यक्ति हुए, महावीर हुए, ये लोग कुछ कमांड दिए हैं, चाहे मोहम्मद साहब कुछ कमांड दिए हैं, चाहे जीसस साहब कुछ कमांड दिए, साहब मैं बोल रहा हूँ, साहब नहीं बोलना चाहिए, जीसस जी कुछ कमांड दिए हैं। तो ये लोग कमांड क्या दिए हैं? जैसे कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, मतलब जो कुछ भी हमारे समाज में जिसको गलत समझा जाता है, या दारू शराब मत पियो। तो ये सब जो चीजें बोला गया है, वो चीज आप नेचुरली वैसा जीने लगते हो जीवन। फिर उस समय आपको झूठ बोलना अच्छा नहीं लगेगा, आपको ये दारू पीना अच्छा नहीं लगेगा, किसी को चीट करना अच्छा नहीं लगेगा। तो नेचुरली आप वैसे जिंदगी जीने लगते हैं। ये प्रभाव होता है उस अवस्था में जाने के बाद। जी, एक तो आपने जी, कबीर जी को अनपढ़ बताया, तो अनपढ़ शब्द को थोड़ा परिभाषित करें कि किस आधार पर अनपढ़ हुए। अनपढ़ तो उसको कहते हैं ना, मंदबुद्धि को। जी 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 देखिए, कबीर दास को मैं संभवतः जितने भी इस धरती पे आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति पैदा हुए हैं, उन सब में सबसे ज्यादा मैं प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, इस चीज पे ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। और कारण यही है कि वो बहुत ही ऑर्डिनरी बंदा है, बहुत ही ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफ स्टाइल उनकी है। मतलब कपड़े बुनना और मतलब कोई गलत काम नहीं करना, बहुत ही सिंपल। जैसे कि आज के गुरु और बाबा को देखेंगे, इवन आचार्य प्रशांत को मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ। अभी रिसेंटली जाया किशोरी की घटना घटी कि वो 2-3 लाख का डायर कंपनी का बैग यूज कर रही है, और अब बोलती है कि मैं साध्वी नहीं हूँ। तो सभी गुरु को देख लीजिए, हमारे देश में जितने भी गुरु हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं बहुत सारा पैसा कमाए, बहुत सारा वेल्थ कमाए, और बहुत एक लग्जरियस लाइफ जिए। और ये लोग जब बात करते हैं सिंपल लाइफ की और हाई थिंकिंग की, तो इनके कथनी और करनी में कितना फर्क है। मैं बिल्कुल भी इसी कारण इन सबको मैं बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ। और इसी संदर्भ में आप कबीर दास को देख, इवन रजनीश को भी मैं क्रिटिसाइज करता हूँ। यार, रजनीश जैसा व्यक्ति गौतम बुद्धा के बारे में बात करने लायक नहीं है। गांधी जी बात कर सकते हैं क्योंकि वो सिंपल लाइफ जिए, तुम कैसे बात कर सकते हो? इवन आचार्य प्रशांत को ही बोलता हूँ, तुम कैसे बात कर सकते हो गौतम बुद्धा और कबीर दास के बारे में? कबीर दास के बारे में वही बात कर सकता है जो सिंपल लाइफ जीता है, वैसा लाइफ जीता है जो मतलब सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग, कबीर दास के जैसा। तो कबीर दास को मैं अनपढ़ इस संदर्भ में कह रहा हूं कि उनके पास कोई किताबी ज्ञान नहीं था। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करके एक ह्यूमन बॉडी को एक बेंजामिन मॉलिक्यूल से कंपेयर कर रहा हूँ। कबीर दास को आप बोलोगे कि ऐसे कंपेयर कर दो, तो कबीर दास नहीं कंपेयर कर पाएंगे, उनको ये सब का नॉलेज नहीं था। वो बल्कि पढ़े, वो तो खुद उनका स्टेटमेंट है ना कि मसीह कागज छुओ नहीं,
मैंने कागज कॉपी छुआ नहीं, मैं स्याही छुआ नहीं, मैंने कुछ लिखा पढ़ा नहीं। ये उनका स्टेटमेंट है, मैं थोड़ी जो बोल रहा हूँ, ये उनका स्टेटमेंट है। तो होता क्या है ऐसे व्यक्ति के साथ कि उनके माइंड में जो ऊपर ये इस एटम से तुलना किया हूँ ब्रेन का, उनके माइंड में ये सब नॉलेज नहीं है। क्योंकि कबीरदास कुछ 500 साल या 600 साल पहले पैदा हुए, 500 आई थिंक अप्रोक्स। तो उनके पहले तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा ज्ञान देके गए, लाइक कृष्ण ज्ञान देके गए हैं, गौतम बुद्धा ज्ञान देके गए हैं, और भी शंकराचार्य और भी बहुत सारे गुरु और बाबा आचार्य ज्ञान देके गए हैं। तो उन्होंने शायद किसी के भी ज्ञान को इतना ज्यादा पढ़ा तो नहीं होगा, जो कुछ भी होगा वो सुना ही होगा। शायद उनके कोई गुरु थे, रामानंद सागर उनका कुछ नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा ठीक से। तो उन्होंने कुछ सुनाया होगा, लेकिन ये खुद किताब रख के किसी का किताब पढ़ना ऐसा वो नहीं किए हैं। किताब लिखना तो दूर की बात है, वो पढ़े भी नहीं है। तो इस संदर्भ में वो खुद चूंकि बोल रहे हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, तो मैं इसलिए अनपढ़ उनको बोल दिया। भले ही कबीरदास जी के माइंड में बहुत सारे डाटा नहीं है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसा कि आज के टाइम पे आप देखेंगे गूगल में डाटा भरा हुआ है, हर एक चीज के बारे में गूगल पे इंफॉर्मेशन है। तो कबीरदास के माइंड में भले ही इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके ब्रेन में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो अनुभव कृष्ण को हुआ है, जो अनुभव गौतम बुद्ध को हुआ है, जो अनुभव गुरु नानक जी को हुआ है, वो सब कुछ अनुभव कबीरदास को हुआ है। और इसलिए उनके अंदर से जो वाणी निकलती है उस अनुभव के आधार पर निकलती है, ना कि किसी डाटा के आधार पर निकलती है, ना कि भागवत गीता के आधार पे, ना ही पुराण के आधार पे, ना ही वेद के आधार पे, ना ही कोई भी धार्मिक पुस्तक के आधार पे उनके वाणी नहीं निकलती है। उनकी ये अपना अनुभव है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भाया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित है। ये उनका अपने अंदर का भाव है जिसको शब्द दे रहे हैं। तो इस सेंस में मैं बोल देता हूँ। और बाकी कबीरदास को मैं काफी इज्जत करता हूँ, सच पूछी तो। जैसा कि मैंने बोला, इस धरती पे जितने भी गुरु बाबा और आचार्य हुए हैं, भगवान हुए हैं, सबसे ज्यादा मैं कबीरदास को रिस्पेक्ट देता हूँ जी। चलो, मैं ये कहना चाह रहा था जी, जो आत्मा के अंदर ज्ञान है, वो जो आपने कहा कि माइंड में ज्ञान नहीं है, लेकिन आत्मा में ज्ञान था। जो आत्मा में ज्ञान था वो उनके पास कहाँ से आया? जब उन्होंने यहाँ करके हासिल नहीं किया, तो जो आत्मा में ज्ञान लिया वो कहाँ से लिया, थोड़ा हमें बता दें।